सीमा साहब, जैसे कि वसीम भी अभी कह रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे बात निकल गई है, यानी ट्रंप ने तो पहले से ही रोका था, इसराइल को भी रोका था कि जंग शुरू नहीं करें, जबकि ईरान से मुज़ाकरात का भी कहा, दोनों ने नहीं सुनी। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप की तो सुनी नहीं जा रही। वसीम भी यही कह रहे हैं कि अब तो बात काफ़ी आगे जा चुकी है, अब तो दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होंगे तो कोई हल निकल सकता है। देखिए, मैं नहीं समझता कि कम्प्लीटली डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें आउट ऑफ लूप थे। एक टर्म उसको बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन थी। ये नहीं हो सकता कि ईरान इजराइल इतनी बड़ी मिलिट्री कार्रवाई करने जाए और अमेरिका को ना पता हो। आज अमेरिकी सदर ने भी ये कहा है कि वो उनको हर चीज़ का पता था, बल्कि जो मेडिट्रेनियन सी है वहाँ पे अमेरिका अपने डिस्ट्रॉयर्स भेज रहा है। मेडिट्रेनियन सी में बरतानिया अपने जो है वो एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स भेज रहा है। सो उनको डेफिनेटली पता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डिमांड्स अमेरिका कर रहा था ईरान से, उन डिमांड्स पे ईरान तैयार नहीं था बात करने को। और ईरान चाहता था कि जिस तरह 2016 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत एक डील अमेरिका और उस वक्त P5+1 के साथ हुई थी, एक ऐसी ही डील कम अज़ कम इन अमेरिका के साथ दोबारा हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तो डिप्लोमेसी चल रही थी, तो डिप्लोमेसी को जो चांस नहीं दिया गया और ये कहा गया है कि नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए इस अंदाज में कि आप मिलिटरीली किसी को फोर्स करें। देखिए, ईरान जैसा मुल्क जो पिछले 40-50 साल से सैंक्शंस में है, उसको डराना, धमकाना, ज़बरदस्ती टेबल पे लेके आना, फ्रस्ट्रेट करना, मेरा नहीं ख्याल ये ऑप्शंस जो हैं वो कारआमद होंगी। डायलॉग एक बहुत अच्छा ऑप्शन था जो अमेरिका के सदर ने शुरू किया, और जो छठा राउंड ऑफ टॉक्स थे वो आज ओमान के अंदर होने थे। तो उसी डायलॉग से तो डॉक्टर साहब पीछे हटा है ईरान। छठा दौर तो आज शुरू होना था। वो देखें, ईरान जब कैसे ना पीछे हटे। अब क्या, जब आपकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को जो है वो असैसिनेट कर दिया जाए, आपके मुल्क के ऊपर हमला कर दिया जाए, आपकी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया जाए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अभी उन्होंने 16 तारीख को इजलास बुला लिया है ये असेस करने के लिए कि हमें ईरान जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं इनके कितना डैमेज हुआ है। तो ईरान के पास भी तो चॉइस बहुत कम रह जाती है। ईरान के पास चॉइस नहीं है कि उसके घर हमला किया जा रहा है और वो वहाँ पे बैठ के ये कहे कि हमें क्या डील करनी है। ये तब आप डिप्लोमेसी तब कामयाब होती अगर ये हमला ना होता। अब तो कोई किसी किस्म की डिप्लोमेसी नहीं है, जो निगोशिएशंस हो रहे थे वो भी नहीं होंगी। मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसी है कि अगर एक मुल्क के साथ डायलॉग किया जा रहा है, डिप्लोमेसी को चांस दिया जा रहा है, लेकिन उसे हाफ हार्टेडली छोड़ दिया जाए या कंप्लीट अटेम्प्ट ना की जाए या हाफ कुक पॉलिसीज जो होती हैं उनको फॉलो किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उससे लॉन्ग टर्म नताइज तो नहीं निकलते। सो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जी लगता यह है कि ये एक स्मोक स्क्रीन थी जो तैयार की गई, जिसे मैं स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कह रहा हूँ। और ईरान भी मसरूफ़ हो गया इन्हीं चीज़ों में कि मैं डायलॉग कर रहा हूँ। और इसी सिलसिले में तो ईरानी लीडरशिप ने ख़त भी लिखे अमेरिकी सदर को और आर्टिकल लिखा वाशिंगटन टाइम्स में, पोस्ट में, कि हम तो बहुत बड़ी इकॉनमी है, हमारे साथ काम किया जाए। क्योंकि अमेरिकी सदर हर दुनिया के हर मुल्क के साथ ट्रेड और कारोबार की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं वो ट्रेड वॉर्स की बात कर रहे थे या टैरिफ वॉर्स की बात कर रहे थे, तो वो अपने आप को एज एन अपॉर्चुनिटी पेश करना चाह रहे थे। और इस वक्त ईरान के अंदर एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल लीडरशिप जो सदर पज़ेश्कियान की जो क़यादत में है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया की गई है। और ईरान ने अब बैठ के, वो मेरा ख्याल है कि 2016 से भी जो है जो इस वक्त डील हुई थी उससे भी शायद पहले राज़ी हो जाता और अमेरिका और की मान लेता। लेकिन इस तरह इजराइल को जो हमला करना जिसमें इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, ये यूएन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की वायलेशन है। देखें, इजराइल के पास कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट थोड़ी है, इजराइल के पास कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का मैंडेट थोड़ी है कि वो किसी दूसरे मुल्क को रोक सकता है कि उस मुल्क ने कौन सी तैयारी करनी है या कौन सी तैयारी नहीं करनी। मैं समझता हूँ कि ये जारी बात है, ये मिडल ईस्ट के अंदर एक नई जंग का आगाज हो गया। अब इसके बाद हर मुल्क अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी पे फोकस करेगा। आज के बाद हर मुल्क ये कहेगा कि मैंने अपने आप को कितना महफूज करना है। आज के बाद हर उस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि देख लें आप कि अगर ईरान महफूज नहीं है तो बाकी भी दुनिया के जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी तो सोच रहे होंगे कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ पे है, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर बैनुल-अक़वामी इदारे काम नहीं कर रहे,
इंटरनेशनल पावर्स डिप्लोमेसी को इग्नोर करके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते को अख्तियार करते हैं, तो किस वक्त किस चीज़ को फिर ये अदारे किस काम आएंगे? इन इंस्टीट्यूशंस की क्या वर्थ रेलिवेंस रह जाती है? और ग्लोबल डिप्लोमेसी का या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल लॉ का, यूएन चार्टर का, ये जो ग्लोबली हमने ये एक जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, वो कहाँ जाएगा अगर इसी तरह हमने हर चीज़ ताकत के जरिए हल करनी है और कमज़ोर मुल्कों को ये हमने कहना है कि तुम कानून को फॉलो करो, कमज़ोर को ये कहना है कि तुम इंटरनेशनल लॉ के तहत सारा कुछ कर सकते हो, और जो ताकतवर मुल्क हैं वो जो मर्जी करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी प्रेसिडेंट मॉडर्न वर्ल्ड में 2025 में सेट नहीं की। जब से यूएन चार्टर बना है, जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, मैं समझता हूँ तब से लेके अभी तकरीबन 100 साल भी नहीं हुए इसको, और बार बार इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसको हला गया है। बार बार इंटरनेशनल कवानीन जिनको वो यूएन चार्टर है जिसके ऊपर तमाम दुनिया के ममालिक ने साइन किए हुए हैं और वो इसको मानते हैं और एक दूसरे के ऊपर हम लागू हैं। लेकिन इस तरह डिप्लोमेसी को छोड़ के ये हमले करना, मैं समझता हूँ कि एक नया खिते में आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी। मिडल ईस्ट के अंदर आर्म्स रेस शुरू होगी। इसमें सऊदी अरब हो, जीसीसी हो, अरब लीग हो, ये तमाम के जो ममालिक हैं ये एक नई आर्म्स रेस में चले गए। और समटाइम्स ग्रेट पार्ट्स को ये सूट करता है कि आर्म्स रेस में चले जाएं, क्योंकि उनको असला बेचने का मौका मिलता है। अरबों डॉलर जो लोग अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे लगाते हैं, वो फिर असला खरीदने पे लगाना पड़ता है, अपने आप को सिक्योर करने पे लगाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि मिडल ईस्ट जो है वो इस जंग के बाद मजीद कमज़ोर हुआ है। ममालिक अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, और जैसे ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि वो इजराइल तक पहुंचे। उनकी एयर कैपेबिलिटी उस एट पार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। ड्रोन्स उनके हैं जो काफ़ी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन असल जो उन्होंने मिसाइल पावर है, जो असल उनकी जो स्ट्रेंथ है ईरान की, वो उसके ऊपर खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सारे के सारे जो लोग हैं वो अब फोकस करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। आर्म्स रेस शुरू होगी। और देखें अभी जैसे खबर चल रही है आपके यहाँ के इजराइल जो यमन में भी स्ट्राइक्स मेरा ख्याल है ईरान जो वो कर रहा है, इजराइल कर रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि ये एक देखिए पूरी मिडिल ईस्ट की जंग है, और इसमें तमाम ममालिक जो हैं वो परेशान हैं, बिकॉज सबकी एयर स्पेस की वायलेशन हो रही है। देखें बीच में इराक आता है, सीरिया है, जॉर्डन है, सबकी एयर स्पेस की वायलेशन हो रही है, और माइट इज राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है। और देखें अभी तक किसी मुल्क ने लार्जली कोई बड़ी एफर्ट कोशिश नहीं की। एग्जैक्टली, सिर्फ मजम्मतें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है तहम्मुल का मुजाहिरा करें आप। तहम्मुल का मुजाहरा जो है, जिस मुल्क की ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया जाए जंग के पहले 10 मिनट में, वो कैसे तहम्मुल का मुजाहरा करे? उसने कैसे डिटेरेंस रिस्टोर करनी है? उनकी जो नेशनल प्राइड है किसी मुल्क का जो होता है, वो किस तरह जो है वो रिस्टोर होता है जब तक आप किसी दूसरे मुल्क पे हमला ना करें? तो मैं समझता हूँ कि अगर आज ये जो ईरानी मिसाइल हैं, ये जिनको उर्दन में रोका जा रहा है या इराक में कहीं कहीं जब कहा जा रहा है रोका जा रहा है, अगर आज ईरानी मिसाइल इजराइल के अंदर पहुंचते हैं और वो जो स्ट्रेटेजिक उनके एसेट्स हैं या जो लीडरशिप है, अगर उनको हिट करने में कामयाब होते हैं, तो ईरान इस खित्ते में अपनी डिटेरेंस फुल रिस्टोर कर पाएगा। अगर ये नहीं हिट कर पाते तो फिर मजीद ये राउंड चलेंगे। ये कल भी होगा, ये कल दिन में भी, परसों भी, तरसों भी ये चलेगा। सो ये एक देखें, ये जो जैसे कहते हैं ना, एक अनइंटरप्टेड ये एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और इजराइल को जहां से खतरा महसूस हो रहा है वो वहां पे प्रिएम्पशन करते हैं। देखें ये आपको याद होगा कि जब 2005 में उस वक्त अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पे हमला किया, तो वो एक जिसे कहना प्रीएम्प्ट किया था उन्होंने कहा जी स्मोकिंग गन्स हैं यहाँ पे। और वो भी पता चला कि बाद में हैंस ब्लिक्स की रिपोर्ट और सारा पता चला कि वो झूठ था और वो कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रीएम्पशन है, ये मेरा ख्याल है इसकी वजह से इंटरनेशनल कवानीन को बहुत नुकसान पहुंचा है, और जो ममालिक हैं वो अपनी ताकत की तरफ भाग रहे हैं, वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस करने की तरफ ज़्यादा जाएंगे। लोगों का
قوانین کے اوپر جو اعتبار ہے وہ کم ہو جائے گا. لوگوں کا انٹرنیشنل لا کی جو ہے وہ جو رسپیکٹ ہے لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے گی. بھلے حکومتیں مجبور ہوتی ہیں, وہ بہت کچھ نہیں کر سکتی, لیکن عوام کے اندر بین الاقوامی قوانین کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایران کر رہا ہے اپنے حق کا دفاع کے لیے, لیکن اس میں جو بڑی چیز ہونی چاہیے تھی وہ تو یہی ہے کہ میسولی چائنیز, رشینز, پوری دنیا اس میں سامنے آئے. کیونکہ دیکھیں اس مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑی جو پاور ہے وہ آئل کی پاور ہے. اگر دیکھیں آئل کی سپلائی رک جاتی ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی سی خبر یہ بھی چلی تھی کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی بلاک کرنے کا جو ہے وہ سوچ رہا ہے. اس کے لیے ظاہری بات ہے ان کو مضبوط ایک نیوی چاہیے اور باقی چیزیں. لیکن اگر دنیا کی سپلائی چین رکتی ہے, تیل کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے رشیا یوکرین کی وار کی وجہ سے یورپ اور باقی ملکوں میں انفلیشن بہت زیادہ ہوئی تھی. ابھی مزید انفلیشن کا خدشہ ہے. اگر فار ایگزامپل جس ریفائنری کو آج اسرائیل نے ہٹ کیا ہے وہاں سے جو گیس ہے وہ بہت سارے علاقوں میں جاتی تھی. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک نیا انفلیشن کا بازار گرم ہو سکتا ہے. پھر گلوبل سپلائی چین ساری کی ساری جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. جتنی سی کمیونیکیشن لینز ہیں, اب دیکھیں نا, اگر اسرائیل نے یمن پہ حملہ کیا ہے تو اٹ مینز کہ ریڈ سی از ان ڈینجر. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلف آف ایڈن اور یہ جو ہارن آف افریقہ اور آگے جو ٹریڈ وایا ایجپٹ اور سوئس کینال سے ہو کے میڈیٹرینین یورپ میں جاتی ہے وہ ساری کی ساری خطرے میں پڑ گئی ہے. گو کہ اس بات میں یہ ٹھیک ہے کہ ایران کی جو مزاحمتی گروپ ہیں وہ کمزور ہیں, اور ایون کہ یمن کے اندر بھی وہ جو حوثیز ہیں وہ بھی وہ کمزور ہوئے ہیں کافی زیادہ. ان کے لیڈرشپ کو بھی جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ہر بندہ اس سے متاثر ہوگا. اس میں سے ہمارا خطہ تو متاثر ہوگا کیونکہ ہم تو یہاں پہ موجود ہیں, لیکن جتنی آئل سپلائی اسٹیٹ آف ہارمز اور یہ مڈل ایسٹرن ممالک, وہ سعودی عرب ہوں, قطر ہو, کویت ہو, یہ جی سی سی کے جتنے ممالک, اور یہاں سے جتنا آئل نکلتا ہے, جتنی زیادہ کمیونیکیشن, سی کمیونیکیشن جو ٹریڈ ہے, اب وہ ساری کی ساری متاثر ہوگی. جب سول ایویشن متاثر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو مزید انسیکیور کیا گیا ہے. ایک ایسی دنیا ہمارے سامنے آئی ہے جس سے یہ پتہ چلا ہے, وہ جسے ہم بار بار کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائی اسٹریٹ رائز کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ ایک بڑا ملک ہے, اس کے گلوبل ایمبیشنز ہیں, اس کی جو پاور کیپیبلٹی ہے وہ گلوبل سٹیج پہ ہے. ان کا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. دیکھیں ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ہم بھی اس سے امیڈیٹلی افیکٹ ہوں گے. انفلیشن کا خدشہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایران کے جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ٹریڈ ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں. پورے کا پورا ہم سے نکل کے پورے مڈل ایسٹ میں جائیں تو پورے کا پورا مڈل ایسٹ اس وقت گھبرایا پڑا ہوا ہے, سب پریشان ہے, بیکاز گو کہ نیوٹرل اپنے آپ کو رکھا ہوا اور انہیں خاموش کر رہے ہیں. سعودی عرب بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے. محمد بن سلمان صاحب اس وقت ایک بڑے مڈل ایسٹ کے اندر لیڈر کے طور پہ ایمرج کر رہے ہیں, جن کی ایران کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ عزت اور وقار ہے, کیونکہ ایران اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے اس کو کنڈیم کیا ہے اسرائیل کے حملے کو, اور جس طرح محمد بن سلمان کی ہی یہ پوزیشن ہے کہ وہ امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں, وہ ایران کے صدر سے بات کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے, لیکن سارے کا سارا جو مڈل ایسٹ ہے وہ پریشان ہے. اور یہ جو اب حملے ہو رہے ہیں اس میں ظاہری بات ہے جو اسرائیلی ہیں وہ یمن کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہوتی فورسز ہیں ان کے جو محمد الامیری جو چیف آف سٹاف ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. سو یہ ایک بڑی جنگ ہے, کیونکہ اصل میں اسرائیل کو یہ ہے کہ میں نے اگر پراکسیز, وہ جو مزاحمتی گروپ ہیں ایران کے, یقیناً